वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी। जी हाँ, आज एक लिस्टिंग हुई है, आईपीओ भी खुले हुए हैं। क्या रणनीति होनी चाहिए आईपीओ बाजार में, किस में पैसे लगाएं किस में ना लगाएं, मैनेजमेंट क्या कह रही है और ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर के 360 डिग्री व्यू एक देने की कोशिश हमारी लगातार रहती है। और हमारे साथ हर रोज़ की तरह शौर्य जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जो मैनेजमेंट है कंपनी की वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अरुण गुप्ता जी मौजूद हैं, हमारे साथ प्रणव बंसल जी मौजूद हैं। पहले तो सर आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 के इस मंच पर। लेकिन आप लोगों के पास सवालों की झड़ी लेकर के हम आए उससे पहले ज़रा जो बेसिक चीज़ें हैं वो शौर्य से समझ लेते हैं कि कंपनी किस कारोबार में है, कंपनी क्या कर रही है। शौर्य बताइए। जी चलिए, बंसल वायर से अगर बात करें तो पहले बेसिक आईपी डिटेल्स को देख लेते हैं। 3 जुलाई को खुला, यानी आज 5 जुलाई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 243 से लेकर 256 का। आईपीओ से 745 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं, जो पूरा ही फ्रेश इशू है। और आज 11 बजे तक ये स्टॉक जो है 42% भरा था, लेकिन अब लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से आईपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है। लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन देखें तो 1.09 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। और बंसल वायर को 256 रुपीज़ के ऊपर 66 रुपीज़ का प्रीमियम भी मिल रहा है। कंपनी वायर्स बनाने के कारोबार में, हाई कार्बन, लो कार्बन, मिड कार्बन वायर्स बनाने के कारोबार में कंपनी 3 तरह के कार्बन से रिलेटेड वायर्स बनाती है, जो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। इनके सप्लायर्स को भी देखें तो सेल, JSW जैसे सप्लायर्स भी कंपनी के पास मौजूद है और ग्लोबली इनका बिजनेस है अक्रॉस द वर्ल्ड। चलिए, तो ये जो है बातें निकल करके आती हुई बंसल वायर के बारे में। और ज़रा हमारे साथ अब मैनेजमेंट को दिखा दीजिए, मैनेजमेंट से ज़रा बातचीत शुरू करते हैं। सर, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पहला दिन है और पहले ही दिन अरुण जी हम देख रहे हैं कि अभी तक के जो आंकड़े हैं काफ़ी इंकरेजिंग है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आईपीओ को लेकर के। लेकिन पहला सवाल जो होगा मेरा यही होगा कि अगर हम आपके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो हमने देखा कि आप कर्ज तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो अभी भी मेंटेन आप करके रख पा रहे हैं। कैसे मैनेज कर रहे हैं सर इसे आप? सर मैं आपको इसमें 2-3 चीजें बताऊंगा। पहला तो हम एक ऐसी कंपनी है जो लास्ट 10 साल से 18 से 20% रेवेन्यू में ग्रो कर रहे हैं और पैट के बेसिस पे हम पूरे 10 साल में हर साल 30% ग्रो कर रहे हैं पैट। और ये सारी चीजें आज तक हमने ऑर्गेनिकली करी है। ज्यादा लॉन्ग टर्म डेट कभी कंपनी में रहा है। पिछले साल जरूर हमारा कुछ लॉन्ग टर्म डेट कंपनी में आया है, वो इसीलिए आया है क्योंकि हमें एक नया प्रोजेक्ट लगाया है। तो आज हमारी 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसमें हम 2.5 लाख टन के आसपास की हमारी कैपेसिटी है। और अब हमने एक 5वां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करा है जिसकी कैपेसिटी अकेले ही 3.5 लाख टन है। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट तो है, बल्कि एशिया में भी कुछ गिने चुने प्लांटों में ये आता है। अब इस प्लांट में हमने टोटल खर्चा 500 करोड़ रुपए का कर रहे हैं, जिसमें से 350 करोड़ रुपए हम पिछले साल तक कर चुके हैं। और उसी वजह से थोड़ा सा डेट आपको हमारा पिछले साल बढ़ा हुआ है, जो कि अब आईपीओ के प्रोसीड से, क्योंकि ये सारा फ्रेश इशू है, इसमें कोई ओएफएस कंपोनेंट नहीं है, तो हम ये पूरे पैसे को हम यूज कर रहे हैं और डेट की रीपेमेंट कर रहे हैं। जी सर, चलिए आपने पैट की बात करें तो पैट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका बिजनेस ग्लोबली है और ग्लोबली कहें तो काफ़ी प्लेयर्स भी हैं, कंपटीशन इंटेंस है, तो जाहिर सी बात है इंटेंस कंपटीशन से मार्जिन्स पे असर पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन आपका देखा गया कि इस साल FY24 में आपके पैट मार्जिन थोड़े इंप्रूव हुए हैं, तो आपने उसे इंप्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए और आपका प्रॉफिटेबिलिटी फोकस किस तरह से होता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ा के या फिर मार्जिन को इंप्रूव करके? तो सर इसमें मैं आपको ये बताऊंगा पहले कि हम मार्जिन को ज्यादातर एबिटा की जगह हम ROE और ROC से देखते हैं, क्योंकि हमारा एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर रॉ मटेरियल कंपोनेंट एक बड़ा पार्ट है और रॉ मटेरियल हमारा स्टील है जो कि बहुत वॉलेटाइल रहता है पैसे। और हम 85 साल से इस इंडस्ट्री में हैं एज प्रमोटर। हमारी एक चीज जो हम अच्छी कर पाए हैं कंपनी, वो ये है कि हम इन 85 सालों में एक कॉस्ट प्लस मॉडल एस्टैब्लिश कर पाए हैं, जहां पे जो प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता है हमारे रॉ मटेरियल का, हम वो आगे कस्टमर्स को पास ऑन कर पाते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि हमारा कोई एक ऐसा बड़ा कस्टमर नहीं है जो हमारे रेवेन्यू का 5% भी हमें कंट्रीब्यूट करता हो, तो हमारा प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज भी साथ साथ एब्जॉर्ब होता है। इसी वजह से हम काफी स्टेबल मार्जिन आप 10 साल भी देखेंगे तो हम क्रिएट कर पाए हैं। इसके अलावा अब जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज एक ऐसी चीज है जो रॉ मटेरियल प्राइस के ऊपर और नीचे होने से परसेंटेज चेंज होती रहेगी, बट हम अपना मार्जिन देखते हैं जी, जैसे मैंने बोला ROE और ROC के हिसाब से।
जो कि हमारा कंसिस्टेंट रहता है, और पर टन मार्जिन हम देखते हैं। हमें मायने ये रखता है कि हम प्रोडक्शन कितनी बढ़ा रहे हैं, रेवेन्यू में हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं है। जी जी अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भविष्य के विस्तार को लेकर के क्या कुछ प्लान है, क्या आप जो है नए प्लांट्स जो आप लगा रहे हैं उसी पर फोकस रहेगा, क्या कोई आगे चल करके कोई एक्विजिशन वगैरह भी प्लान कर रहे हैं क्या एक्सपेंशन के लिए? देखिए, एज ऑन डेट हम 2.5 लाख टन से ऊपर माल बना रहे हैं और 3.5 लाख टन का नया प्लांट लगा रहे हैं। 2.5 लाख टन माल बनाते हुए भी हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि हमारे पास हमारा शेयर सिर्फ 6% है इंडस्ट्री में, और वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया आफ्टर टाटा वायर्स। सेकेंडली, हमारे पास जो थर्ड है वो हमसे हाफ से भी कम है, तो हमारे पास पूरा स्कोप है आगे बढ़ने का, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और हमारे पास सिर्फ 6% स्कोप, 6% शेयर है। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो हम 3.5 लाख टन का नया लगा रहे हैं प्लांट, वो हमारी उम्मीद है हम जल्दी हम प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, धीरे धीरे अब रैंप अप होगी प्रोडक्शन जी। और उसमें कुछ स्पेशलिटी प्रोडक्ट भी ला रहे हैं। स्पेशलिटी के बारे में प्रोडक्ट बताएं। तो जी, आप जानते होंगे कि हम आज 3 वर्टिकल में काम करते हैं, हाई कार्बन वायर्स, लो कार्बन वायर और स्टेनलेस स्टील वायर। ये सारे प्रोडक्ट्स मिला के हम अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज में अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, पावर ट्रांसमिशन हो, एग्रीकल्चर हो। तो वायर का हमारा जो इंडस्ट्री है, हमारी यूसेज बहुत वाइड है। मैं कहूंगा बल्कि एक पिन से लेके एक प्लेन तक आपको हर जगह हमारी वायर दिखेगी। और इसके साथ साथ अब जो हमारा दादरी फैसिलिटी है 3.5 लाख टन की, इसके अंदर हम एक चौथा वर्टिकल लॉन्च कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं स्पेशलिटी स्टील वायर, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग वर्टिकल से थोड़ा हायर मार्जिन प्रोडक्ट बनाते हैं और हाई ग्रोथ एरियाज में हम ये मटेरियल बेच रहे हैं, जिसके अंदर हमारा पहला और मेन फोकस है स्टील कॉर्ड का। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो टायर्स में लगता है इंडिया में, और इंडिया की हम सबसे पहली कंपनी होंगे जो ये प्रोडक्ट बनाए। आज तक ये ज्यादातर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, और अब हमने एक पायलट प्रोजेक्ट इसमें लगा रहे हैं 20,000 टन का दादरी। तो आगे जाते हुए भी हमारे पास काफी स्कोप हमें लगती है इन दिस इंडस्ट्री। आप देखेंगे लास्ट 5 साल में इस इंडस्ट्री ने तकरीबन 6 से 60% ग्रोथ करी है, जबकि हमने एज बंसल वायर 18 से 20% ग्रो करा। और आगे जाते जाते हमें ये समझ आता है अगले 5 साल हम इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को 20 से 30% एक्स्ट्रा देख रहे हैं। एज पर द इंडस्ट्री रिपोर्ट आप देखेंगे 7 की जगह हम 8 से 10% की स्कोप हम देख रहे हैं आगे जाके। जी चल, मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो अरुण सर से है। सर, आपके लिए स्टील रॉ मटेरियल है और आप JSW स्टील, सेल जैसे बड़े बड़े कंपनियों से रॉ मटेरियल लेते हो। अब जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो जनरल में कस्टमर दबाव डालते हैं, जल्दी पेमेंट करो, और उससे आपकी वर्किंग कैपिटल पर असर पड़ सकता है। तो आप इसे कैसे पूरा मैनेज करते हो? क्या आपको जो IPO प्रोसीड है उसमें कुछ हिस्सा आप वर्किंग कैपिटल के लिए भी यूज कर रहे हो? तो क्या ये रीजन है, फिर आप पूरी सिनेरियो को मैनेज कैसे करते हो? देखिए, आप अगर हमारी बैलेंस शीट को देखेंगे, हमारे पेबल्स जीरो है ऑलमोस्ट जी। हम सभी तक भी हमारा मॉडल ये रहा है कि हम कैश पेमेंट पे माल लेते हैं। वो हमारा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फुटिंग है, और इसीलिए हमारा OCC का यूटिलाइजेशन भी है, क्योंकि हम कैश में माल लेते हैं। और आगे भी जो IPO की प्रोसीड भी आ रही है, उसमें कुछ डेब्ट रीपेमेंट है, कुछ जैसे अब बिजनेस बढ़ रहा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, तो कुछ पोर्शन उसमें से वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा जी। तो हमको कोई इशू नहीं लग रहा कि आगे कोई फ्यूचर पे कोई ऐसा इशू है। जी सर, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय की थोड़ी बाध्यता है, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। आपका ये IPO जो है पूरी तरीके से सफल हो, और जब लिस्टिंग हो तो आपके जो तमाम निवेशक हैं वो भी जो है माला माल हो और उनको भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिले। और उम्मीद करते हैं कि जब लिस्टिंग होगी उस दिन भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो और डिटेल में जो है आपसे आपके भविष्य की योजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं अरुण मंत्री जी के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बंसल वायर इंडस्ट्रीज़ में
कि वैल्यूएशन को लेकर के वो कितने संतुष्ट हैं और अभी उन्होंने जो मैनेजमेंट को सुना उसके बाद उनकी क्या टिप्पणी है। हालांकि इस बीच जो ब्रोकर्स कह रहे हैं वो जरा अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। आनंद राठी सिक्योरिटीज़ का कहना है लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें, निर्मल बांग कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करें, रिलायंस सिक्योरिटीज़ का भी मानना है कि सब्सक्राइब करें और सुशील फाइनेंस का भी मानना है कि सब्सक्राइब करें। तो ये रही ब्रोकर्स की राय। सर अभी ग्रे मार्केट में 66 रुपये के आसपास का प्रीमियम चल रहा है, आपकी सलाह क्या रहेगी सर बंसल वायर इंडस्ट्रीज को लेकर के? पीपल जी डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एक तो पहले भी मेरा काफी बार यही रहा है कि फ्रेश इशू जब पूरा है तो उसमें अप्लाई करना चाहिए और अच्छे 30 से 40% के लिस्टिंग गेज में जरूर मुझे लग रहा है इसमें बनने चाहिए। सेकेंडली पूरा पैसा कंपनी में जा रहा है, कोई ओएफएस नहीं है, तो भी एक बड़ा सेकंड अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर है। थर्डली ये डेट को रिड्यूस कर रहे हैं तो इनके बुक्स में काफी इंप्रूवमेंट आएगी। 30-40 के आसपास के पी के आसपास के प्राइजेस जो लिस्टिंग प्राइस है तो वो भी एक कंफर्टेबल जोन पे, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे हो सकता है थोड़ा एट पार हो तो वो एक रिस्क जरूर है कि वैल्यूएशन थोड़ा एट पार है, पर मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ओवरऑल इंडस्ट्री है काफी अच्छा करना चाहिए और 30 से 40% के मुझे लग रहा है प्रीमियम या कह सकते हैं लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली अप्लाई करें प्योर लिस्टिंग गेन्स के लिए, वहां पे मुझे लग रहा है अच्छा पैसा बचता है। ठीक, सॉरी आज एक लिस्टिंग भी देखने को मिली, हालांकि जो उम्मीदें थी उस पर पूरी तरीके से उतनी खरी तो नहीं उतरी, लेकिन फिर भी लोगों ने पैसे तो बनाए हैं। जी, जो लिस्टिंग हुई है वो कंपनी का नाम है व्रज आयरन एंड स्टील। व्रज आयरन एंड स्टील के देखें तो लिस्टिंग हुई है लगभग 16% के आसपास, एग्जैक्टली 15.94%। ये लिस्टिंग थोड़ी फीकी सी लग रही है कि सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 126 टाइम कंपनी सब्सक्राइब होते हुए नजर आई थी और आईपीओ का साइज थोड़ा छोटा था, 171 करोड़ का साइज था। अगर हम मेन बोर्ड से कंपेयर करें थोड़ा छोटा साइज ही नजर आ रहा है। चलिए, व्रज आयरन एंड स्टील इशू प्राइस 207 रुपये का था और 16% प्रीमियम पे जो है वो जो है लिस्ट हुई है कंपनी। सर जिन लोगों ने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या एक बार के लिए जो लिस्टिंग पे पैसे बन रहे हैं 15-16% वो बुक कर लें या फिर आपको लगता है कि अभी होल्ड करना चाहिए? और दूसरा, वो लोग जिनको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं है, दोबारा या नई खरीदारी कर लेते हैं, तो क्या ऐसा करना सही रहेगा? देखिए विपुल जी, एक तो क्लियर रहा है जो प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए आया है तो बेटर एक बार का प्रॉफिट बुक करें। कोई बड़ा और दूसरी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में काफी ज्यादा है तो यहाँ पे रिस्क लेने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, तो बेटर है एक बार का प्रॉफिट बुक करें। पर एकदम ही 2 या 3 साल का व्यू है तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बड़ा व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड करें। जैसे कि मैं ऑलरेडी कहा, मेटल और वायरिंग सभी सेक्टर मुझे काफी अच्छे लगते हैं और यहाँ से अगर इंडिया इन इकोनॉमी अच्छा करना है तो सभी इस सेक्टर को काफी अच्छा परफॉर्मेंस जरूर दिखाना पड़ेगा। पर मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में कोई गेन नहीं मिलेंगे, तो शॉर्ट टर्म में जिन्होंने भी लिस्टिंग गेन्स के लिए बाई किया है तो का प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। चलिए, तो जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं अगर अब तक प्रॉफिट नहीं बुक किया है तो बुक कर लीजिए एक बार के लिए, ये आपकी सलाह है, आपके लिए सलाह है। हाँ, अगर 3-4 साल का नजरिया तब तो फिर आप बने रहिए, वो अलग विषय हो सकता है। लेकिन हाँ, छोटी अवधि में आप सोच रहे हैं कि आज 16% का प्रीमियम है, कल हो सकता है कि आपको 10-15% और चल जाएगा, तो इस उम्मीद में ना रहिए। जो मुनाफा मिल रहा है उसे बांट लीजिए। एक और आईपीओ खुला हुआ है आज से, बताइए वहाँ पर क्या कुछ अपडेट है? जी, आज एक और जो आईपीओ खुला है वो फार्मा कंपनी है। कंपनी का नाम है एमक्योर फार्मा। सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करें तो अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से टोटल 78% सब्सक्राइब हो चुकी है कंपनी। और वैसे इसकी बेसिक आईपीओ डिटेल्स देखें तो इसका प्राइस बैंड है 960 से लेके 1008 रुपीज़ का, लगभग 2000 करोड़ रुपये जाने का देख रही है कंपनी। 1952 एग्जैक्ट प्राइस, जिसमें से फ्रेश इशू है 800 करोड़ का और ग्रे मार्केट में कंपनी को 300 रुपये के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है। कंपनी फार्मास्यूटिकल बनाने वाली कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है, डेवलप करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा फार्मा प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी की 13th रैंक है डोमेस्टिक सेल्स के हिसाब से इंडिया में। चलिए, तो यहाँ पर ये एमक्योर फार्मा भी खुला हुआ है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस यहाँ पर भी जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आनंद राठी कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करिए। अरिहंत कैपिटल का मानना है सब्सक्राइब करें, रिलायंस सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं सब्सक्राइब करें और निर्मल बैंक का भी मानना है एमक्योर फार्मा को सब्सक्राइब करने की ही सलाह है। सर, एमक्योर फार्मा के फंडामेंटल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं सर आपको? देखिए ओवरऑल कंपनी काफी अच्छी है, गायनोकोलॉजी बिजनेस में इनका ज्यादा एक्सपोजर है। ओवरऑल वैसे भी काफी नोन कंपनी और ओवरऑल बुक्स भी मुझे लग रहा है काफी अच्छे है। अगर डेट भी जो भी ये पैसा उठा रहे हैं वो कह सकते हैं थोड़ा ओएफएस की तरफ से थोड़ा होल्डिंग सेल कर रहे हैं, थोड़ा पैसा कंपनी में भी जा रहा है और जो कंपनी में पैसा जा रहा है अपना वर्किंग कैपिटल और डेट कम करने के लिए यूज कर रहे हैं। वैसे इस कंपनी के स्कोप काफी अच्छा है और लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है अच्छा ये कंपनी डेफिनेटली कर सकती है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन्स दोनों के लिए अप्लाई करने की सलाह है क्योंकि कंपनी फंडामेंटली पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत वैल्यूएशंस में दिक्कत हो सकता है पर कोई मुझे लग रहा है लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए भी अच्छा पैसा स्टॉक में बन सकता है।
चलिए, तो यहाँ पर सर अगर इन दो में से चुनने की अगर बात हो कि किसमें जो है ज़्यादा तवज्जो दी जाए, या फिर अगर पैसे नहीं है सिर्फ एक के लिए ही लगाने के लिए पैसे हों, तो आपका पसंदीदा इन दो में से कौन रहेगा? देखिए, मुझे लग रहा है बंसल वायरिंग दोनों में से मुझे ज्यादा पसंद है, तो बंसल वायरिंग में मेरा फर्स्ट रैंकिंग रहेगी, सेकंड रैंकिंग एमक्यूआर रहेगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा फ्रेश इशू जब भी आता है, जहां ओएफएस नहीं होता, मेरा पहला प्रेफर्ड पिक रहता है। बाकी दिक्कत दोनों ही कंपनी में भी नहीं है, अगर दोनों में से एक चूज करना है तो बंसल वायरिंग में करके चल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगर आपके पास दोनों में आईपीओ में पैसे लगाने के पैसे हों तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक के लिए ही अप्लाई करने की गुंजाइश है, तो अगर आपको चुनना है तो फिर बंसल वायर के अंदर आप निवेश करके चलें। यहाँ पर आपको अच्छी लिस्टिंग जो है होती हुई दिखाई देगी। इन दोनों में ही सर लिस्टिंग गेन पे निकलना चाहिए, लिस्टिंग लेकर के, या फिर इनमें से कोई ऐसा है जो कि लंबी अवधि के लिए होल्ड किया जा सकता है? देखिए, बंसल वायरिंग में डेफिनेटली लिस्टिंग गेन्स पर निकल सकते हैं, वापस करेक्शन आएगा तो फिर एक बार रिव्यू करेंगे। एमक्यूआर में अगर कोई किसी का व्यू लॉन्ग टर्म में कोई रखना चाहता है तो भी रख सकता है, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, और शॉर्ट टर्म में भी अच्छे पैसे बन सकते हैं। क्योंकि बंसल मुझे लग रहा है थोड़ा आप कह सकते हैं मोमेंट, आप कह सकते हैं फ्लेवर में है, और सेकेंडली पूरा फ्रेश इशू है, तो वहां पे पैसे ज्यादा बन सकते हैं, इसलिए मैंने प्योर लिस्टिंग गेन्स के लिए उसको रखा है। एमक्यूआर में लंबी अवधि में भी आप रख के चल सकते हैं। चलिए, तो लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, दोनों में ही आप लिस्टिंग गेन लेकर निकल सकते हैं, दोनों में ही लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना है। लेकिन हाँ, एमक्यूआर में अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो भी आप बने जा सकते हैं। बंसल में आपको लिस्टिंग गेन जो मिलता है उसको लेकर के आप निकल जाइए। सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।